ओके स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का चंद्र भारती एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। जैसा कि इसके पहले जो लेक्चर हमने कवर किया था, चाहे जो भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं चैप्टर सेकेंड के, उसमें मैं पहले बता देना चाहता हूँ आप लोग कि हम लोग पढ़ क्या क्या चुके हैं। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है मोनरा को। ठीक है, मोनरा को कार्ल वुज ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से सबसे पहला था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था आर्की बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को। ठीक है, फिर बैक्टीरिया को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखना है हम लोग को। ठीक है, और इसके बाद से यानी कि मोनरा को कवर करने के बाद से हम लोग दूसरे किंगडम की तरफ मूव करेंगे। तो आज सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, और जो अगला टॉपिक होगा वो माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, तो बैक्टीरिया देखेंगे। अगर पहला मेथड देखा जाए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कर सकता है, फिजन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। करे कि बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर बैक्टीरिया आफ्टर इट्स डीएनए रेप्लिकेट्स। करे कि अगर डिवीजन करना है बैक्टीरिया को, अगर बैक्टीरिया को डिवीजन करना है तो सबसे पहले जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करना होगा। जब जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिका बन जाएगा, यानी कि 2 जगह जेनेटिक मटेरियल जब दिखने लगेंगे, फिर जाके उसकी सेल डिवाइड होगी और उससे 2 नए डाटा सेल्स बनेंगे, देखेंगे आगे। फिर दूसरा जो मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर फॉर्मेशन कब होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे ऐसा कंडीशन जनरेट हो जाए बैक्टीरिया के अराउंड या बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो उसके लिए अनफेवरेबल हो। ठीक है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ चांसेस क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए उसके लिए, तब जाके वो लोग स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जो तीसरा रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रियल में ये लोग कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम आ रहा है क्योंकि ये 2 बैक्टीरिया आपस में कपल करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो रियली में नाम के लिए बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, पढ़ते लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही है। तो कि इसमें क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन के थ्रू। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फिजन क्या होता है। ठीक है, जैसा हमने बताया कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फिजन के थ्रू। ठीक है, करें कि सबसे प्राइमरी मोड, सबसे प्राइमरी मोड जो, या जो सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाने वाला बैक्टीरिया के द्वारा, जो सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाने वाला रिप्रोडक्शन का मोड है वो क्या है? फिजन है। करें कि यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करती है? ठीक है, ये अगर देखा जाए बाइनरी फिजन, तो ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी हो, बैक्टीरिया हो या कोई अगर प्लांट ही हो, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, ये लोग अपना नंबर बहुत रैपिडली, यानी कि बहुत रैपिड तरीके से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है, देखेंगे जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर बैक्टीरिया है, बात सुनिए। यानी कि बाइनरी फिजन के अंदर एक जो बैक्टीरियम होता है वो 2 डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फास्ट असेक्सुअल प्रोसेस है। ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, यानी कि 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डिवीजन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन के पहले, यानी कि बाइनरी फिजन होने के पहले सबसे जरूरी क्या है? जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना या डीएनए का रेप्लिका बना लेना। ठीक है, ताकि एक जो डीएनए है पेरेंट बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, उसकी कॉपी बन जाए, ताकि दोनों डॉटर सेल्स को बराबर बराबर इक्वल अमाउंट में क्या कर सके, जेनेटिक मटेरियल को दिया जा सके। ठीक है, उसकी वजह से जो होती है सेल क्या होती है, 2 पार्ट्स में टूट जाती है। जैसे कि देखेंगे, करे कि ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है? कोई बैक्टीरिया है। करे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, पहले ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, क्या है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये पहले रेप्लिकेट होगा। पहले क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। और रेप्लिकेट होने के बाद, ठीक है, ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर क्या कर दिया जाएगा,
इस रेप्लिकेटेड मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल को इनके अंदर दे दिया जाएगा। है बात सुन में? कोई डाउट है? ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है किसका, रिप्रोडक्शन का, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर सेल को डिवाइड करना है, हायर जब एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करनी पड़ती है, और कैरियोकाइनेसिस करना है तो सबसे पहले डीएनए को रेप्लिकेट करके डबल करना होता है। ठीक है, डबल करने के बाद सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होती है, यानी कि क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और सेल दो पार्ट्स में टूट जाती है, दो सेल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कोई भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड्स पाए जा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीएनए का पहले डीएनए को रेप्लिकेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोइड डिवाइड होगा। ठीक है, एक ये डीएनए फिर दूसरा डीएनए, दोनों को फिर अलग अलग साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है किसके अंदर, मेनली बाइनरी फिजन के अंदर, इसी को फिजन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा जो मेथड है, स्पोर फॉर्मेशन। करेक्ट, सर्वाइविंग द स्ट्रोम। स्पोर फॉर्मेशन हैपेंस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है यानी कि उसके अराउंड का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, उसके फेवर में नहीं है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन का है, और उस अराउंड में अगर उस इन्वायरमेंट में वो ज्यादा देर तक रहा तो उसका जो सर्वाइवल ऑफ चांसेस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो या हो सकता है कि वो वहां से क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसा कि देखेंगे इंडोस्पोर। इंडोस्पोर क्या होता है, पर कि द बैक्टीरियम फॉर्म्स ए टफ या हार्ड बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इंडोस्पोर दैट हेल्प्स इट कॉप अप विद हरास इन्वायरमेंटल कंडीशन। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, अपने अराउंड एक टफ इंडोस्पोर बनाता है जो इसको हेल्प करता है हरास कंडीशन को रेजिस्ट करने में, यानी कि जो बाहर का अनफेवरेबल कंडीशन है उससे रेजिस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि ज्यादा हीट हो, क्या हो, ज्यादा हीट हो, या लैक ऑफ वाटर हो, बिल्कुल वाटर ना हो, सूखा हो, ठीक है, या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। ठीक है, अंटिल कंडीशन इंप्रूव, कह रहा है कि जब तक स्पोर बनते रहेंगे, जब तक कि कंडीशन इंप्रूव नहीं हो जाएगा या उसके चारों तरफ का उसका जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम है, देखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए आगे वाले स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर मैंने बताया था सबसे पहले, अगर पहला जो हम लोग ने मेथड देखा था, इसमें देखा था क्या, बाइनरी फिजन या फिजन जिसको बोल रहे थे। दूसरा मेथड जो हमने देखा बैक्टीरियल में रिप्रोडक्शन का, वो देखा था स्पोर फॉर्मेशन। और बात करते हैं तीसरे की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर कॉल्ड कॉन्जुगेशन, यानी कि ये एक प्रिमिटिव मेथड है, यानी कि बहुत ओल्ड मेथड है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया से डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है, उसके थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू क्या बनाया जाता है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग सेक्स पिलाई बोलते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन टेक्स प्लेस। कह रहा है कि ये मिमिक करता है बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन ये ट्रू वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो तरह के अलग अलग गैमेट्स बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्या नहीं है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। आए बात सुनने, जैसे कि देखेंगे ध्यान से, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है। जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ बैक्टीरिया का, तो मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कोई क्या है, बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए है इसका। ठीक है, क्या ये क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए के बाद भी एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड बोलते हैं। जैसे देखेंगे ध्यान से, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। आई बात सुन में, तो जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है,
और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसी एक्स्ट्रा वाले क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। देखिए ध्यान से कह रहा है कि ऐसे ही ये जो प्लाज्मिड है, इसी में एक जैसे अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो एक बात करें कि जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड कर प्रेजेंट ओनली इन द डोनर, यानी कि अगर दो तरीके के बैक्टीरिया है, जैसे ध्यान से देखेंगे, एक बैक्टीरिया ऐसी है जिसके पास प्लाज्मिड मौजूद है, और एक बैक्टीरिया जैसे देखेंगे ऐसी है, एक बैक्टीरिया ये ऐसी है जिसके पास क्रोमोसोमल डीएनए तो है लेकिन प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है। जैसे इस प्लाज्मिड को अगर नाम देते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड होते हैं, यहाँ पे बात किया जा रहा है फर्टिलिटी प्लाज्मिड की, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड, ऐसा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो क्या करे, फर्टिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये वाली जो बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ प्लस बैक्टीरिया। एफ प्लस बोल सकते हैं। एफ मतलब क्या, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। क्या है इसके अंदर, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर दो तरह का डीएनए होता है। एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जो उसका अपना खुद का है, ठीक है, रियल में जो पेरेंट से मिला है उसको, और जो दूसरा होता है वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि ये वाली जो बैक्टीरिया है इसके अंदर प्लाज्मिड जो पाया जा रहा है उसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लस प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर ये प्लाज्मिड एब्सेंट है। बात समझे, कह रहा है कि जिसके अंदर ये एफ प्लस प्लाज्मिड है, ठीक है, या जिसके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, या जिसके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, जिसके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है एफ प्लस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। जैसे बोल रहा है कि प्रेजेंट ओनली इन डोनर एफ सेल। देखेंगे अभी आगे। कह रहा है कि सेक्स पिलाई क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिंग डोनर एंड रेसिपिएंट। जैसे जब दो बैक्टीरिया रहेंगे, आप क्या रहेंगे, दो बैक्टीरिया, ठीक है, इसका क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके पास इसका क्रोमोसोमल डीएनए है लेकिन एफ निगेटिव है, यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड इसके अंदर नहीं है, इसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। तो जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है या जिसके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डोनर, डोनर बैक्टीरिया। और इसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। आया बात समझे। तो कह रहा है कि जो डोनर बैक्टीरिया होगा उसके पास क्या मौजूद होगा, फर्टिलिटी प्लाज्मिड या प्लाज्मिड होगा, ठीक है, और जो रेसिपिएंट होगा उसके पास प्लाज्मिड एब्सेंट होगा, यानी कि इसके पास बस इसका क्रोमोसोमल डीएनए है जो इसके पेरेंट से मिला हुआ है। ठीक है, कह रहा है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिंग डोनर एंड रेसिपिएंट। कह रहा है कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये इन दोनों को एक साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेशन ट्यूब या पिलाई बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। जैसे जो डोनर है कैरीज फर्टिलिटी प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड आल्सो प्रेजेंट। कह रहा है न्यूक्लियोइड यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए जो उसका उसके पेरेंट्स से मिला था, न्यूक्लियोइड, अभी मैं बताया था न्यूक्लियोइड, ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही हम एक्सप्लेन किए थे न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड एक बार ध्यान से सुनेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड में अंतर क्या होता है। जैसे आपने न्यूक्लियस सुन रखा होगा, न्यूक्लियोइड सुनेंगे आज। न्यूक्लियस यानी कि किसी भी सेल के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन पाई जा रही है जो डबल लेयर है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई सेल है या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन या डीएनए, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, वो क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे, कह रहे कि जो डोनर बैक्टीरिया है जिसके पास एफ प्लस भी है यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी है और उसके साथ साथ उसका न्यूक्लियोइड भी है, कह रहे कि वो क्या करता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड को सेक्स पिलाई के थ्रू, ठीक है, ट्यूब कनेक्ट्स डोनर टू रेसिपिएंट देता है, यानी कि सेक्स पिलाई के थ्रू डीएनए ट्रांसफर करता है, किसको, जो एफ निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको। जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखेंगे ध्यान से, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, अभी हमने बोला ये कोई बैक्टीरिया है, इसका ये न्यूक्लियोइड है, क्या है, न्यूक्लियोइड,
या इसी को क्या बोल सकते हैं, इसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है, इसके पास ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। क्या है? फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। क्या है? F प्लस है, या इसी को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोला जाता है। कह रहा है कि ये जो सेल है इसको डोनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोनर बोलेंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डोनर। फिर से एक यहाँ पे भी सेल है, एक यहाँ पे भी सेल है। ये कैसी है? इसके पास न्यूक्लियोइड तो है, न्यूक्लियोइड के साथ साथ न्यूक्लियोइड बस है, यानी कि बस न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है? रेसिपिएंट है। क्या है? रेसिपिएंट है। और रेसिपिएंट है तो इसके अंदर यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है। कह रहा है कि सबसे पहले ये एक दूसरे के पास आएंगे। क्या होंगे? सबसे पहले ये एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? सिक्स पिलाई, या जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। देखेंगे ध्यान से क्या होगा अगले स्टेप में क्या होता है। कह रहा है कि जब ये आपस में पास आएंगे, ठीक है, इनके बीच में बनेगा क्या? सिक्स पिलाई। जैसे देखेंगे वही बैक्टीरिया है, एक बार ये F प्लस है, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है? F निगेटिव है। इसके पास ये न्यूक्लियोइड तो है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये बस इसके पास है, डोनर के पास, ठीक है। तो जो डोनर होता है, डोनर क्या करता है? इस सेक्स पिलाई के थ्रू, ये जो सेक्स पिलाई है, क्या है ये? सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई या इसी को कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। सेक्स पिलाई के थ्रू क्या करता है? अपने फर्टिलिटी प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? देखेंगे ध्यान से, इस फर्टिलिटी प्लाज्मिड को क्या करेगा? अगले स्टेप में देखते हैं, आओ। क्या करता है अपने फर्टिलिटी प्लाज्मिड को? देखेंगे ध्यान से, इसके पास भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। कह रहा है कि ये रहा इसका डीएनए का एक स्ट्रैंड, और ये जो दूसरा स्टैंड है इसको क्या कर रहा है? ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो जब ये दूसरा स्टैंड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी एक स्टैंड हो जाएगा, ठीक है, ये स्टैंड आ गया तो, और यहाँ पे एक स्टैंड बचेगा, और फाइनली जाके क्या होगा? एक बैक्टीरिया अलग, ठीक है, एक बैक्टीरिया अलग, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोइड, इसका भी न्यूक्लियोइड, ये सिंगल स्टैंडर्ड क्या है? अभी फर्टिलिटी प्लाज्मिड है दोनों के अंदर, दोनों अभी F प्लस प्लस है, ठीक है। फिर इनके अंदर रेप्लिकेशन करेंगे, ये क्या करेंगे? रेप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, और रेप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा, और ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा, जैसा कि डोनर के पास स्टार्टिंग में था। आए बात समझे? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कह रहा है कॉन्जुगेशन में एक डोनर होता है, ठीक है, एक रेसिपिएंट होता है, दोनों में सेक्स पिलाई बनता है, उसके थ्रू डीएनए यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, देखेंगे ध्यान से, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए मूव अक्रॉस द सेक्स पिलाई। इट मींस डोनर बैक्टीरिया ट्रांसफर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हिज प्लाज्मिड डीएनए टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंड होता है इस प्लाज्मिड का उसको ट्रांसफर करता है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है आपको, ठीक है। और एंड में क्या होता है? एट द एंड बोथ सेल्स बिकम F प्लस, द रेसिपिएंट कैन नाउ एक्ट एज डोनर इन फ्यूचर कॉन्जुगेशंस। कह रहा है कि जब ये अब जो रेसिपिएंट था, जैसे देखेंगे ये डोनर था, ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है, ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है, ये भी डोनर है, और अब ये डोनर के जैसे फ्यूचर में काम कर सकता है, यानी कि ये भी अपने फर्टिलिटी प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो रेसिपिएंट हो जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है उसको ट्रांसफर कर सकता है। कह रहा है कि अब दोनों बन जाएंगे क्या? बोथ बिकम F प्लस, कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टेंट सिंथेसिस सिंथेसाइज इन ईच। जैसे इसका कहने का मतलब है कि एक स्टैंड तो ये ट्रांसफर कर दिया अपना बाहर वाला, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड भी बन जाएगा, और दोनों F पॉजिटिव हो जाएंगे। आया बात सुन में? नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि हम बात किया था ना कि सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखेंगे। तीन मेथड पढ़ा हमने। सबसे पहले पढ़ा था हमने बाइनरी फिजन, दूसरा पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। Conjugation is not a true sexual reproduction, it only mimics the sexual reproduction, because in the conjugation no any other gametes like male gamete female gamete are formed here, ठीक है।
यानी कि कोई भी गैमेट नहीं बन रहा था। आई बात समझे। माइक्रोप्लाज्मा की बात करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है, ध्यान से देखेंगे, जब हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, जो कि कैरलस लिनियस ने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो कैरलस लिनियस का, मैं याद दिलाना चाहता हूँ बस आप लोगों को कि जो कैरलस लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो मेन बेस था, यानी कि जो बेसिस या जो क्राइटेरिया सेट की गई थी क्लासिफिकेशन की, वो क्या थी? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। यानी कि जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा वो चला जाएगा एनिमल, वो क्या बोलते हैं, प्लांट के किंगडम में, और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट रहेगी वो चला जाएगा एनिमल किंगडम में। लेकिन यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जो इस रूल को फॉलो नहीं किया, और कैरलस लिनियस को फाइनली, यानी कि जो उनका बेसिस था उनके किंगडम का, उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा था। कह रहा है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है बिल्कुल स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सेल है। कह रहा है कि इसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और सेल वॉल नहीं पाए जाने के बाद भी माइकोप्लाज्मा को कैरलस लिनियस ने डाल दिया किसके अंदर? प्लांट किंगडम के अंदर। और यही सबसे बड़ा क्या था? डिसएडवांटेज था किसका? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, किसके? कैरलस लिनियस के। ठीक है, देखेंगे, कोई नहीं। देखते हैं माइकोप्लाज्मा को। अभी तो हम लोग फिलहाल में चलेंगे किस पे? आर.एच. व्हिटेकर वाले क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादा वो नहीं रखना है। माइक्रोप्लाज्मा की बात करते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कह रहा है कि जो लेंथ होता है माइक्रोप्लाज्मा का, वो 0.3 म्यूएम यानी कि माइक्रोमीटर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? माइक्रोमीटर हो सकता है। एक और माइक्रोप्लाज्मा है, जैसे लेंथ में जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो 0.3 म्यूएम यानी कि माइक्रोमीटर हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा का ही एक क्या है, ये टाइप है जिसको हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? देखेंगे ध्यान से। पीपीएलओ सुना होगा आप लोगों ने, प्ल्यूरो प्ल्यूरो निमोनिया न्यूमोनिया लाइक प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे बहुत पहले से बताया जाता है ना कि सबसे छोटी कौन सी सेल है, सबसे छोटी सेल पीपीएलओ को कंसीडर किया जाता है। पीपीएलओ भी क्या है? एक तरीके का माइक्रोप्लाज्मा ही है, और इसके साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, बिकॉज माइक्रोप्लाज्मा लैक अ रिजिड सेल वॉल, दे आर एबल टू चेंज देयर शेप फ्रीली। दिस शेप चेंजिंग एबिलिटी डिस्क्राइब एज बीइंग प्लियोमॉर्फिक। प्लियो नहीं भाई, प्ल्यूरोमॉर्फिक। क्या? प्ल्यूरो प्ल्यूरोमॉर्फिक। ठीक है, आया बात समझे। कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा के बाहर, माइक्रोप्लाज्मा जो सेल है उसके बाहर कोई भी रिजिड सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है। और अगर रिजिड नहीं सेल वॉल पाया जा रहा है तो ये अपना शेप बार बार चेंज कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा जिसका नाम था अमीबा। अमीबा भी क्या करता है? उससे कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, वो हमेशा अपने शेप को चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हमको करना है माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा जो होता है उसके बॉडी के बाहर, यानी कि उसके सेल के बाहर कोई भी रिजिड सेल वॉल नहीं है। ठीक है, और रिजिड सेल वॉल नहीं है तो अपने शेप को क्या कर सकता है? फ्रीली चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने शेप को फ्रीली चेंज कर सकता है। और कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल अपना शेप बार बार चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्ल्यूरोमॉर्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ल्यूरोमॉर्फिक बोलते हैं। है बात समझ में। देखेंगे अगला, अगले स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई माइक्रोप्लाज्मा है, क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है ये? माइकोप्लाज्मा। आया बात सुनने, ये क्या है? माइकोप्लाज्मा। अगर कोई माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या करता है? अपने शेप को बार बार ये चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने बताया कि इसके बाहर, ठीक है, कोई भी रिजिड सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगर रिजिड सेल वॉल नहीं पाया जाएगा तो ये अपना शेप बार बार चेंज कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोला गया, जैसे जोकर को देखा ना आपने, जोकर क्या कर सकते हैं? अपने शेप को बार बार चेंज करते हैं, अपने फेस के एक्सप्रेशन को बार बार चेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया कि प्लांट किंगडम में जो वो जोकर है वो कौन है? माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, तो अरे दे चेंज देयर शेप जस्ट लाइक जोकर चेंजेस हिज एक्सप्रेशन। माइक्रोप्लाज्मा आर कॉल्ड द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, शेप चेंज करने की वजह से क्या बोलते हैं? इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम माइक्रोप्लाज्मा वेर कंसिडर्ड प्लांट्स।
प्लांट में कंसिडर किया था, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम माइकोप्लाज्मा को कहाँ पे रखा गया, प्लांट पे रखा गया, प्लांट पे, ठीक है, जबकि इनके बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। दे कैन लाइव इन एरोबिक कंडीशन बट कैन आल्सो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मेकिंग द फैकल्टेटिव एनएरोब्स, ठीक है। फैकल्टेटिव एनएरोब्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फैकल्टेटिव क्या होता है, कह रहा है कि फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब ये हुआ कि रियल में तो एरोबिक है, ये रियल में क्या है, एरोबिक है, लेकिन फैकल्टेटिव यानी कि इसके पास क्या है, फैसिलिटी है या कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, एनएरोबिक सिचुएशन को भी फेस कर सकता है। कह रहा है कि फैकल्टेटिव एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब क्या, कि रियल में क्या है, ये एरोब है। बस अगर ये टर्म आता है फैकल्टेटिव एनएरोब तो समझेंगे कि रियल में क्या है, रियल में क्या है भाई, रियल में ये क्या है, एरोबिक है, क्या है, एरोबिक है, रियल में क्या है, ये एरोबिक है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी बनती है कि ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, जब भी ये क्या करता है, उस सिचुएशन को फेस कर सकता है या सरवाइव कर सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फैकल्टेटिव एनएरोब बोला गया है। क्या बोला गया है, फैकल्टेटिव एनएरोब बोला गया है, ठीक है। कोई डाउट है, जैसे देखेंगे माइकोप्लाज्मा को, कह रहा है कि मान लीजिए ये सेफ है अभी इसका, ठीक है, ये कोई सेफ है माइकोप्लाज्मा का, है बात समझे। कह रहा है कि कभी कभी ये अपना एक्सप्रेशन ऐसे रखेगा, ठीक है, है बात समझे, बस समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ भाई, ठीक है, सीरियस नहीं होना है इसके लिए। जैसे मान लीजिए कभी एक्सप्रेशन ऐसे था, कभी रो रहा था ये, ठीक है, ठीक है, और कभी कभी क्या करता है, ये स्माइल भी करता है बात सुनिए, क्या करता है, कभी कभी स्माइल भी करता है, यानी कि इससे बार बार क्या कर रहा है, अपना ये चेंज कर रहा है बात सुनिए। कर रहा है माइकोप्लाज्मा हमेशा अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको प्लूरोमॉर्फिक बोलते हैं। और प्लूरोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने बॉडी का शेप हमेशा चेंज कर ले, ठीक है, या अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर ले, तो उसे प्लूरोमॉर्फिक बोलते हैं। प्लूरो का मतलब होता है मोर देन वन, और मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, बता देता हूं मैं प्लूरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। प्लूरोमॉर्फिक, प्लूरो मतलब होता है, देखेंगे, प्लूरो का मतलब होता है मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा। और मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा अगर मॉर्फोलॉजी रखता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्लूरोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा फ्लेक्सिबल मेटाबॉलिज्म, फ्लेक्सिबल मेटाबॉलिज्म वही बात कर रहा है। कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा कैन लाइव इन एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में रहता है ये, बट दे कैन आल्सो विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव आल्सो विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। कह रहा है इसीलिए इसको फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। दे स्विच टू एनारोबिक कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल गिविंग देम ए सर्वाइवल एज इन वेरिएबल इन्वायरमेंट्स। कह रहा है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एनएरोबिक कंडीशन में स्विच कर जाता है जब ऑक्सीजन इसके पास क्या होता है, अनअवेलेबल होता है। जैसे देखेंगे ये माइकोप्लाज्मा है, क्या ये माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, यहाँ पे अभी O2 क्या है, प्रेजेंट है, O2 क्या है, प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, आराम से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, आराम से सर्वाइव कर रहा है। यानी कि अभी इसका जो नेचर है वो क्या है, एरोबिक है, क्या है, एरोबिक है, क्या है, कैसा है नेचर इसका, एरोबिक है। बात समझे, कह रहा है कि जैसे ही O2 एब्सेंट हुआ, O2 क्या हुआ, एब्सेंट हुआ, वैसे ही ये जो माइकोप्लाज्मा है ये स्विच करेगा, क्या करेगा, स्विच कर जाएगा एनएरोबिक, एनएरोबिक कंडीशन को, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म पे। तो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब इतना याद रखेंगे कि ये क्या है, जो नाम आ रहा है ना लास्ट में उसका बिल्कुल अपोजिट, ये है क्या, एरोबिक है, और जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, एनारोबिक हो जाता है, इसलिए इसको फैकल्टेटिव
एनएरोब्स भी बोलते हैं। ठीक है, आया होगा समझ में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा डिजीज कॉज कर सकता है, यानी कि ये पैथोजेनिक हो सकता है। ये कह रहा है कि ये दोनों में, प्लांट में और एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज कर सकते हैं। कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा कैन कॉज डिजीज इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स। कह रहा है कि इन प्लांट्स लिटिल लीफ डिजीज, कह रहा है कि सीन इन ब्रिंजल। कह रहा है कि जो ब्रिंजल होता है, ब्रिंजल, ब्रिंजल में जो ब्रिंजल की लीव्स होती हैं, ठीक है, जो ब्रिंजल्स की लीव्स होती हैं, यानी कि जो बैगन की लीव्स होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। ये किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। कल विच इज ब्राउन लीव्स क्लस्टर इनटू ए ब्रूम लाइक मास। कह रहा है कि विच इज, यानी कि विच इज ब्राउन भी एक डिजीज है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि लिटिल लीफ ये भी डिजीज है, नाम से पता चल रहा है कि पत्तियां बहुत छोटी छोटी दिखाई देंगी। दूसरा कह रहा है विच इज ब्रूम, ठीक है, ब्रूम यानी कि झाड़ू जैसे। कह रहा है कि जो पत्तियां वो क्या हो जाएंगी, अब लीव्स क्लस्टर इनटू ए ब्रूम लाइक मास। कह रहा है कि ब्रूम में जो, ब्रूम में जैसे जो सीक में होता है बहुत सारे सीक एक साथ रहते हैं, यानी कि बिल्कुल क्या बन जाता है, मास बन जाता है। तो कह रहा है वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां एक जगह से निकलेंगी और वो कैसा दिखेगा भाई, कैसा दिखेगा वो, बिल्कुल ब्रूम के जैसे दिखेगा। आया बात समझ में, कैसा दिखेगा वो, बिल्कुल झाड़ू के जैसे दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, आया बात समझ में। कर फाइलोडी, फाइल का मतलब होता है लीव्स, फ्लावर टर्न इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फाइलोइडी मतलब क्या होता है, फाइलोइडी का मतलब ये होता है कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स, करेक्ट, फाइलोइडी, फ्लावर टर्न्स इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स वो चेंज हो जाएंगे किसमें, लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, किसमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोइडी। कह रहा है कि एनिमल्स में जो डिजीज होने वाले हैं, जैसे निमोनिया लाइक डिजीज, काज बाई पीपीएलओ, जो पीपीएलओ जो सबसे छोटी सेल है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, पीपीएलओ उसी की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि जो निमोनिया होता है ह्यूमंस के अंदर, निमोनिया उसको कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है या काउजल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, पीपीएलओ। क्या है, पीपीएलओ। आर्थराइटिस यानी कि ज्वाइंट पेन जो होता है, ठीक है, ज्वाइंट रिलेटेड डिजीज है आर्थराइटिस। कह रहा है कि आर्थराइटिस को भी काज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा ही है। ठीक है, ठीक है गाइज, आज इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और आगे भी हम वीडियो जो लेके आएंगे वो होगा अगले किंगडम पे, जिसका नाम प्रोटिस्टा है। जैसे मोनरा को हमने अभी तक कवर कर लिया है, ठीक है। मोनरा में हमने क्या क्या पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, एक्सट्रीमोफाइल जिनको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया पढ़ा, ठीक है। यू बैक्टीरिया के बाद हमने एक माइकोप्लाज्मा को पढ़ा, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ा, ठीक है। इन चार चीजों को कंप्लीट करने के बाद हम धीरे से चलेंगे किस पे, अगले किंगडम पे, जिसका नाम क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा। क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, तो देखते रहिए और जो भी डाउट्स आते हैं, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में क्या करिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।